चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जहां पे हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से आगे। राइट, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया हुआ है XY2O4। अब इसमें लिखा है कि जो ऑक्साइड आयंस है, these oxide ions are arranged in cubic closed packed lattice, while cation X are present in tetrahedral voids and cation Y are present in octahedral voids. The percentage of tetrahedral voids occupied by X, जो हमने पिछला सवाल देखा था, जो लास्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, उसी से एक पॉइंट आगे है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक तो फार्मूला निकालने को आ सकता है, दूसरा फार्मूला दे करके उल्टा जो परसेंटेज है वो निकालने को आ सकती है। राइट, तो हम जो ये वाली चीज है, अब इसको अगर ध्यान से देखें, कार्तिकेय, ये हो सकता है क्या बेटे? हाँ सर। जो ऑक्सीजन है ये लैटिस साइट पे है, जो X है इट इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो Y है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, यही लिखा है। अब लैटिस हाँ साइट सर। में अगर, अब देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। लैटिस साइट में अगर एक स्फीयर है यानी एक एटम है, तो ऑक्टोहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 1। अगर हम एक स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो ऑक्टोहेड्रल वॉइड भी उतने ही होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड डबल हो जाएंगे, 2। राइट, ऐसा ही है। यस। अब जो चीज यहां पे दिखाई दे रही है उसको कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, अगर 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो X कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। और Y कितने होने चाहिए थे? Y होने चाहिए थे अच्छा। 4। राइट, ये सिंपल सी गणित है। अब यहां जो सिचुएशन है वो देख लेते हैं। जो X प्रेजेंट है दैट इज ओनली 1, 8 होने चाहिए थे लेकिन 1 है। और जो Y है दैट इज प्रेजेंट ओनली 2। तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और कितने ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड हैं? अगर 4 होने चाहिए थे और 2 हैं, इसका मतलब 50% तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड हैं, ओ सॉरी ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स 50% ऑक्यूपाई होंगे। यस सर। Y के 4 एटम्स होने चाहिए थे लेकिन 2 है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 एटम्स इसके ऑक्यूपाई होने चाहिए थे अगर फुल ऑक्यूपेंसी है, लेकिन सिर्फ 1 प्रेजेंट है। तो अगर 1 प्रेजेंट है तो 25% का भी आधा हो जाएगा, दैट मीन्स 12.5%। राइट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यस सर। percentage of tetrahedral voids occupied by X will be 12.5%। ठीक है, अब इसी की एक चेंज्ड फॉर्म और देखते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मैंने आपको शीट में दिया भी था। यहां पे उन्होंने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया है,
a crystal is made up of metal ions M1 and M2 and oxide ions, यानी यहां भी दो कैटायंस और एक ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन सीसीपी लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कैटायन M1 ऑक्यूपाई करता है 50% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और कैटायन M2 ऑक्यूपाई करता है 12.5% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो पिछला सवाल है एग्जैक्टली वही है। वो आपसे अब एक नई चीज पूछ रहा है। वो पूछ रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ M1 एंड M2 आर। M1 और M2 के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगे, राइट? अगर हम सिचुएशन देखें तो इस सिचुएशन के हिसाब से क्या हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? XY2O4 ही आएगा फॉर्मूला। यानी अगर हम देखते हैं तो M1 M2 2O4 आएगा। ठीक है, करेक्ट है? यस सर। अब इससे क्या हम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नहीं निकाल सकते? ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। ये 4 एटम्स प्रेजेंट है तो कितना हो गया? -8 टोटल चार्ज आ गया, राइट? दैट मीन्स यहां पे जो टोटल चार्ज है दैट इज +8, राइट? अब ये सॉल्व हो सकता हाँ है? सर। अगर M1 पर चार्ज हम X मान लें, सॉरी M1 का जो नंबर है वो हम X मान करके चल रहे हैं, टोटल चार्ज +8, तो क्या अब ये डिवाइड हो सकता है? हम हाँ ऑप्शन सर। से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। सर +2 और +4। है जी? सर ऑप्शन ए +2 एंड +4। जी, +2 एंड +4। ध्यान से देखो, अगर M1 का +2 है और M2 का +4 है तब तो ये टोटल से ज्यादा नहीं हो जाएगा? सर डी। ये होगा +4 एंड +2। ठीक है, देखो अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपने आंसर निकाल दिया, +2 +4 होगा, एक का +2 एक का +4 है, और जहां आपने जल्दीबाजी की और इसको टिक कर दिया, आपका आंसर गलत हो गया। हुआ नहीं हुआ? हाँ सर। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम इतनी देर से, हम पिछली क्लास से इनफैक्ट बात कर रहे हैं अबाउट द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स। ये इतने होते हैं, ये इतने होते हैं, मैंने कहा और आपने मान लिया। मैंने आपको कहा कि अगर नंबर ऑफ स्फीयर्स x है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2x होंगे और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं ये x होंगे, और ट्रायगोनल वॉइड्स जो है ये 8x होंगे। ठीक है, जरा सा एक्सप्लोर करते हैं। एनसीईआरटी में एक एडिशनल चीज दी हुई है जो हमारे विजुअलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझा सकती है, हमारे दिमाग को विजुअलाइज करने में जा सकते हैं कि कैसे हम ये 8 काउंट करते हैं, या कैसे हम ये 2 काउंट करते हैं, या कैसे हम ये सिंगल सेम काउंट करते हैं। ठीक है, देखिए एक यूनिट सेल का ये फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ये पूरी की पूरी एक यूनिट सेल है, राइट? और ये भी आपको पता पड़ रहा होगा कि ये जो यूनिट सेल है ये एफसीसी की यूनिट सेल है, जिसको 8 पार्ट्स में, 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया गया। ये पूरी की पूरी एक यूनिट सेल है,
जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? टोटल एटम्स 4 हैं। अगर आपको याद हो 1/8 इंटू 8 इक्वल्स 1 एटम। यस, और ये आधे आधे प्रेजेंट है हर फेस पर। ठीक है, दैट इज 1/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 3। तो टोटल 4 एटम्स। अब इस यूनिट सेल में 8 क्यूब्स बनाए गए हैं। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो हर एक क्यूब में आपको अल्टरनेट कॉर्नर पे एटम दिखाई दे रहा है। हर क्यूब में अल्टरनेट कॉर्नर पे एटम है। यहां है तो उसके बाद यहां नहीं है, फिर इधर है, यहां है तो फिर इधर नहीं है, इधर है। हर कॉर्नर पे यही सिचुएशन है, राइट। और अगर आप देखेंगे ये जो 8 क्यूब्स बनाए गए हैं, अगर आप इन चारों के चारों एटम्स को कनेक्ट करते हैं तो एक टेट्राहीड्रन बन जाता है, राइट। इन चारों जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, किसी भी एक क्यूब के अंदर अगर आप एटम्स देखते हैं तो एज सच अगर अल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम है तो ये 8 एटम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। और जो चीज दिखाई पड़ेगी दैट इज कि आप अगर इन एटम्स को कनेक्ट कर देते, ये देखिए ये यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाया हुआ है, एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये एटम और एक ये एटम। इस क्यूब में ये 4 एटम्स का पार्टिसिपेशन है। और इन चारों एटम्स को अगर हम कनेक्ट कर देते, राइट, तो एक टेट्राहीड्रन बन जाता है। ठीक है, आप इसको यहां अलग भी देख सकते हैं। बिल्कुल ये 4 एटम्स हैं, जो पूरा क्यूब मैंने अलग निकाल दिया। ये इस क्यूब में अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। और इन एटम्स को अगर आपने आपस में कनेक्ट कर दिया जिस तरह से डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, तो एक टेट्राहीड्रन बन जाता है एंड इट इज द टेट्राहीड्रल वॉइड। टेक्निकली इट इज द टेट्राहीड्रल वॉइड। तो अगर हमने 8 क्यूब बनाए हैं एक यूनिट सेल के, अगर हमने 8 क्यूब बना दिए हैं इस तरह के, तो टेट्राहीड्रल वॉइड भी कितने होंगे? टेट्राहीड्रल वॉइड भी यहां पर 8 होंगे। ऐसे 8 टेट्राहीड्रन बन सकते हैं, हाँ या ना? यस और नो? बताओ भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान बात है, लेकिन ये विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। हम कहते तो हैं कि नंबर ऑफ स्फीयर्स अगर x है तो ऑक्टोहेड्रल वॉइड भी x होंगे, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो 2x होंगे। लेकिन हम इसको रियल सेंस पे अगर विजुअलाइज कर पाएंगे तो हमें वो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। और एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर है। मैं आपको शुरुआत से अगर कनेक्ट करूं, फिर से मैंने कहा एक यूनिट सेल लिया, एफसीसी का यूनिट सेल है जिसमें 4 एटम्स होते हैं। उस यूनिट सेल को 8 क्यूब्स में हमने डिवाइड कर दिया, और इस तरह से डिवाइड किया है कि हर एक क्यूब के जो अल्टरनेट एजेस हैं, जो अल्टरनेट कॉर्नर्स हैं, उन पर एक एटम आ रहा है। तो किसी भी एक क्यूब के 4 एटम्स को अगर आपने आपस में कनेक्ट कर दिया तो एक टेट्राहीड्रन बन जाता है। इस टेट्राहीड्रन की ही हम बात कर रहे हैं। ये रियल सेंस में टेट्राहीड्रल वॉइड है। ठीक है जी। तो अगर 8 हमने क्यूब्स के हिस्से किए थे, यानी 8 यूनिट सेल से क्यूब हमने निकाली थी, तो यहां हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि हम 2x क्यों बोल रहे हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं 8, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं 4, और टेट्राहीड्रल वॉइड्स हैं 8। ठीक है, तो यहां जो सिचुएशन है वो हमारे सामने एकदम क्लियर है। 2x नंबर आ रहा है। अगर हम 4 को x मानते हैं तो यहां ये 2x नंबर आ रहा है ऑटोमेटिकली, राइट।
ये 2x नंबर अपने आप यहां पे इंडिकेट हो रहा है। ठीक इसी तरह से हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है उनका भी यूनिट सेल में प्रेजेंस देख सकते हैं। इसी यूनिट सेल में देखते हैं, इसी तरह से देखते हैं। देखिए एग्जैक्टली वही यूनिट सेल है जिसमें हमने 8 क्यूब्स बनाए हुए थे। इस क्यूब के जो फेस सेंटर वाले एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 एटम्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यानी सेम एफसीसी है, इस एफसीसी के फेस सेंटर पर प्रेजेंट 6 एटम्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो एक ऑक्टाहेड्रन की शेप आ जाती है। राइट, ये जो आपको ऑक्टाहेड्रन दिखाई दे रहा है, इट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहां पर एक कनेक्ट समझ लीजिए, यहां पर एक थोड़ा सा पेंच समझ लीजिए चीज पे। हमने बोला एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं। अगर एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं तो कायदे में 4 ही ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स इस यूनिट सेल से जुड़े होने चाहिए। एक तो हमें दिखाई दे गया बड़ी आसानी से, बाकी कहाँ है? जो बाकी हैं देखिए वो यहां से निकलते हैं। ये दिख रहा है आपको? इसी पर्टिकुलर जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में हर एक जो बाकी बचे हुए एटम है, इनको जब आप फेस सेंटर से जोड़ते हैं तो वहां पर 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है। और इस तरह के जो अरेंजमेंट्स जो इधर साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 12 हो सकते हैं। ठीक, तो 12 इस तरह के अरेंजमेंट है जो कि आगे की साइड से कनेक्टेड है, यानी आगे की यूनिट सेल से कनेक्टेड है, और इनमें हर किसी का जो पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में है, दैट इज 1/4। राइट, इतना पोर्शन है। यहां से शुरू हुआ 1 2 3, ये इस यूनिट सेल के एटम्स है, बाकी बाहर वाले एटम्स दूसरी यूनिट सेल। तो अगर हम 1/4 हर एक केस में इनको कंसीडर करते हैं तो 1/4 × 12 हो जाता है 3 एटम्स या 3 वॉइड्स, अगर पूरे के पूरे कैलकुलेट करते हैं। तो इन टोटल जब हम देखते हैं तो ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स का नंबर वही आता है जो एटम्स का नंबर है। क्लियर है ये बात? यस सर। है ना? तो हम जो बात कह रहे हैं कि एक यूनिट सेल या नंबर ऑफ स्फीयर्स से कनेक्ट करके कितने ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो सकते हैं, वो इस बेसिस पे ही कह रहे हैं। ठीक है, अब एक स्टेप आगे चलते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। राइट, स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले आपको समझना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। राइट, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इस कोऑर्डिनेशन नंबर को ध्यान से काउंट करिएगा। आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है और ये दिमाग में रखना जरूरी है। ये सपोज क्लोराइड आयन है, तो इससे कितने सोडियम एटम्स कनेक्टेड है? देखिए, सोडियम आयन 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहा है इसको सराउंड करते हुए, जो डायरेक्टली इसको सराउंड कर रहे हैं। हाँ सर। राइट,
तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था कि जितने कैटायंस जितने एनायंस को सराउंड करेंगे या जितने एनायंस जितने कैटायंस को सराउंड करेंगे, वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है। नॉर्मली किसी सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों कैटायंस और एनायंस का, जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड्स में हम स्ट्रक्चर को दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे, एक तो AB टाइप के स्ट्रक्चर्स और दूसरा AB2 टाइप के स्ट्रक्चर्स। मेनली ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो AB टाइप के स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जैसे NaCl का स्ट्रक्चर, CsCl का स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड का, या जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। ये तीनों स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहां एक तरफ मैंने आपको बताया बड़े वाला जो आयन है वो क्लोराइड आयन होगा, सर्टेन सी बात है नेगेटिव आयन होगा, और छोटे वाला आयन जो है वो सोडियम आयन होगा। तो हमने ये तो देख लिया कि जो क्लोराइड आयन है इसको सराउंड करते हुए कितने सोडियम आयन, लेकिन हमने ये एनालाइज नहीं किया कि एक सोडियम आयन को सराउंड करते हुए कितने क्लोराइड आयंस। राइट, ये भी हम देख सकते हैं। हम सपोज इसी को पकड़ लेते हैं। राइट, इसको सराउंड करते हुए एक, ये दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये नीचे आ गया फिफ्थ। सर्टेन सी बात है एक ऊपर होगा जो कि दूसरी यूनिट सेल का पार्ट होगा, दैट विल बी द सिक्स्थ। तो यहां पे जो अरेंजमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6:6। दोनों ही आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। ध्यान रहेगा। ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि आपको ये याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको एकदम ध्यान रहे कि 6 ऐसे थे और 6 ऐसे थे। वहीं अब हम जब दूसरे स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ये अदर एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाएगा। AB टाइप के आयनिक सॉलिड्स जिनमें इस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाएगा, ये उसके बाकी एग्जाम्पल्स, जैसे हैलाइड्स ऑफ लिथियम, रुबीडियम, सिल्वर का फ्लोराइड, सिल्वर का ब्रोमाइड, इसके अलावा NH4Cl, NH4Br एंड NH4I। इन सब में सेम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सेम टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर, एंड दैट इज जो बहुत पॉपुलर है, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। यहां पे बाकायदा आपको दिखाया हुआ है ये बीच वाला। अब आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा सीजियम आयन होगा, कौन सा क्लोराइड आयन होगा। मिश्रा जी, मिश्रा जी बताएंगे। यस सर। सीजियम आयन कौन सा होगा और क्लोराइड आयन कौन सा होगा? नो सर, इसका तो मेरे को नहीं पता। यार पता होना चाहिए। सीजियम क्या है? कैटायन है। और क्लोराइड क्या है? एनायन है। मतलब इसमें एनायन है, नेगेटिव याद चार्ज। करने की जरूरत नहीं है, ये तो पता होना चाहिए, या ये हमेशा दिमाग में रहेगा कि दिस विल बी स्मॉलर एंड दिस विल बी लार्ज। ठीक है। और तो यहाँ जो पे वो वाले, वो फिर हाँ, वो वाले CS वाले ग्रीन वाले पार्ट्स होंगे और बाकी सारे क्लोराइड। व्हाइट वाला यहाँ पे छोटा है, देखो ना, CS। अच्छा। हाँ, CS जो आप बोल रहे हो, जो ग्रीन वाला है वो तो बड़ा आयन है ना, तो अच्छा, ओके। ये क्लोराइड होगा, ये वाला। और ये जो बीच में है, दिस विल बी CS। ये CS है, व्हाइट वाला। और आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं, ये फिगर थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है बुक्स में। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो CS है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सीजियम आयन को 8 क्लोराइड आयंस जो है वो सराउंड कर रहे हैं। और अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो इसको
1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 सीजियम आयंस जो है वो क्लोराइड आयंस को सराउंड करते हैं, राइट। तो यहां पे भी जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज 8:8। वहां पे कोऑर्डिनेशन था 6:6, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8। दैट मीन्स 8 cesium ions surrounds 1 chloride ion and 1 cesium ion is surrounded by 8 chloride ions। ये एक सिंपल सी कहानी है इसके अंदर, ठीक है जी, ये क्लियर है। हाँ सर। इसके अदर एग्जांपल्स यहां लिखे हुए हैं, खाली सीजियम क्लोराइड ही नहीं, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, इसके अलावा टेल्यूरियम का क्लोराइड, टेल्यूरियम का ब्रोमाइड, टेल्यूरियम का आयोडाइड और टेल्यूरियम का साइनाइड। दीज आर बेसिकली द अदर कंपाउंड्स जिनमें सेम टाइप का कोऑर्डिनेशन होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द अदर कैटेगरी दैट इज ऑफ जिंक सल्फाइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको उतना आसान नहीं होगा समझ पाना, और बुक्स में इसका आधा पोर्शन ही दिखाया हुआ होता है, तो वो और ज्यादा परेशानी होती है। आप इसे अगर देखेंगे, अब इसमें जिंक कौन होगा और सल्फाइड कौन होगा भाई? तो इसमें जिंक पर्पल वाला में से। ठीक है, अब देखिए इसको सराउंड करते हुए 1 2 3 और ये 4, ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। या हम इसको देखेंगे, इसको सराउंड करते हुए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और ये नीचे 4। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब उसी तरीके से इसको देखते हैं, ग्रीन कलर वाले, इसको सराउंड करते हुए 1 2 3 और ये रहा 4। तो यहां जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज ऑफ 4:4। आपने बुक्स में डायमंड का स्ट्रक्चर देखा होगा। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या ऐसा दिखाई देता है? इनफैक्ट डायमंड में भी लगभग इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वहां पे कोऑर्डिनेशन 4:4 का होता है, ठीक है। तो इसके जो अदर एग्जांपल्स हैं दैट इज कॉपर का क्लोराइड, कॉपर का ब्रोमाइड, कॉपर का आयोडाइड, सिल्वर का वो आयोडाइड जहां 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर एम्प्टी एंड 100% ऑफ द ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स आर एम्प्टी। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आप इनको दिमाग में रखेंगे, कहीं नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके। अब हम एक बहुत पॉपुलर स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जिसको हम फ्लोराइट स्ट्रक्चर कहते हैं। फ्लोराइट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर CaF2 का है, और इसकी जो खास बात है दैट इज जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो दोनों आयंस का अलग अलग है। F- का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है और Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग, राइट। वो आप यहां पे देख सकते हैं। अब मुझे बताओगे कैल्शियम आयन कौन सा लग रहा है और फ्लोराइड आयन कौन सा लग रहा है? कौन बताएगा? सर जो एजेस पे वो कैल्शियम है।
वाइट वाला सर, व्हाइट वाला कैल्शियम है, और ग्रीन वाला फ्लोराइड। ग्रीन sir. वाला फ्लोराइड। ठीक है, अब आप देखो व्हाइट वाले को सराउंड करते हुए कितने ग्रीन वाले एटम्स हैं? 1 2 सर 8। 8, राइट? बिल्कुल सही है। 5 6 7 और 8। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन वाले को सराउंड करते हुए कितने कैल्शियम आयंस हैं, यानी व्हाइट वाले एटम्स हैं? सर यहाँ पे 6 है। 6 नहीं बेटा, 4 है, ध्यान से देखो। अच्छा अच्छा सर, वैसे है, ओके। सोलह को ट्रैप होगी ना, आप एक इससे कनेक्ट किया हुआ है, एक इससे कनेक्ट किया हुआ है, एक इससे कनेक्ट किया हुआ है, एक इससे कनेक्ट किया हुआ है। जो डार्क पोर्शन है, जो पोर्शन डार्क किया हुआ है, उसमें ये 4 एटम्स हैं कनेक्टेड। ठीक है, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इक्वल नहीं है जैसा वहां पे आ रहा था, इसके अंदर अनइक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर है, राइट? 4:8। और इसका जो अपोजिट स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड। ये तो इसके एग्जांपल्स हैं। जो इसके अपोजिट स्ट्रक्चर है वो ये दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड। ठीक, और एंटी फ्लोराइड में अगर आप देखेंगे तो कंडीशन बदल गई है, यहां बताया भी हुआ है। ये व्हाइट कलर का जो एटम दिखाई दे रहा है ये ऑक्साइड आयन है, और ये सोडियम एटम है जो डॉट है ब्लैक कलर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो ऑक्साइड आयन है, इट इज सराउंडेड बाय 8 सोडियम आयंस। क्योंकि चार्जेस अपोजिट हो गए ना, वहां पर कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज था और फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज था। यहां उल्टा हो गया, ऑक्सीजन 2- सोडियम 1+। तो सर्टेन सी बात है, स्ट्रक्चर भी पलट जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पलट जाएगा, रहेगा वही 4 और 8 की फिगर में। देखो ये सोडियम आयन है, इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 and 4 एटम्स। ठीक है, 4 ऑक्साइड आयंस। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये Na2O का स्ट्रक्चर है, इसको हम एंटी फ्लोराइड भी कहते हैं। तो ये जो कॉमन नाम है ये ध्यान रखेंगे, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड। ठीक, अपोजिट टू फ्लोराइड। तो यहाँ अगर कोऑर्डिनेशन 4:8 का था, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या है? 8:4। ठीक है, अब आपको जो ध्यान देना है, यहां क्या दिखाई दे रहा है? ऑक्साइड आयन जो है, इट इज सराउंडेड बाय 8 सोडियम एटम्स। तो रियल में जो ये 8 है, इट इज फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और एग्जैक्टली इसके अपोजिट, मैं यहां से क्यों लेके आया हूं कि आपको ज्यादा ध्यान रहे, एग्जैक्टली इसके अपोजिट आप CaF2 में लिखेंगे, राइट? यानी ये 8 और ये 4, ध्यान रहेगा। ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे आप ये जानते हैं कि ये जो सोडियम है ये कितने तरह के ऑक्साइड बनाता है? जानते हैं? नो सर। लिथियम कितने तरह के ऑक्साइड बनाता है, सोडियम कितने तरह के ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये कितने तरह के ऑक्साइड बनाते हैं? आइडिया है?
इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएगा। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनमें 3 कैटेगरीज हैं और इनमें ऑक्साइड के टाइप्स भी उसी हिसाब से डिफरेंट है। सोडियम सिर्फ एक टाइप का ऑक्साइड बनाता है, Li2O, नॉर्मल मोनोऑक्साइड, सॉरी लिथियम। सोडियम 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक तो आपको दिखाई दे रहा है Na2O जो लिथियम के मोनोऑक्साइड जैसा ही है, और दूसरा बनाता है Na2O2 यानी परऑक्साइड। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ये 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे पोटेशियम को ही देख लेते हैं, K2O, K2O2 एंड KO2, ये 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। वन इज मोनोऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड है ये, दूसरा परऑक्साइड, और इन तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की वो डिफरेंट होती है, ध्यान रखिएगा। एंड द थर्ड वन इज सुपर ऑक्साइड। ये 3 नाम हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें इस तरह का डिफरेंस मौजूद है, आपको ध्यान रखना है इनकी रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। परऑक्साइड अलग तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, सुपर ऑक्साइड अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, अकॉर्डिंगली इनके स्ट्रक्चर्स उसी हिसाब से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? यस सर। गुड, लेट अस मूव ऑन टू अ क्वेश्चन। अरे ये कहां से आ गया? चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद आएगा क्वेश्चन, हिंट मैंने पहले दे दिया। आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। सोडियम क्लोराइड में जो कैटायन है सभी ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, एनायन FCC यूनिट सेल यानी कॉर्नर्स पे रहेगा। सीजियम क्लोराइड में बॉडी सेंटर पे कैटायन होगा और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी किनारों पे एटम्स होंगे। जिंक सल्फाइड में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर, ये टिप्स है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जिंक सल्फाइड में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे और जो एनायन होगा वो FCC यूनिट सेल पे होगा। कैल्शियम फ्लोराइड में अल्टरनेट बॉडी सेंटर पे कैटायन होगा और सिंपल क्यूबिक यानी वही लैटिस साइड पे एनायन होगा। Na2O में इसका उल्टा हो जाएगा, सभी टेट्राहेड्रल साइट्स पर कैटायन होगा और FCC यूनिट सेल पर एनायन। ठीक है, अब ये सवाल कैसे होगा जरा सा बताएं मुझे, बहुत आसान सवाल है वैसे। इतना सब गो थ्रू होने के बाद अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स coordination number for cations and anions in packed structure will be same? कौन बताएगा क्या आंसर? पहला ऑप्शन दिया है क्लोराइड आयन फॉर्म FCC lattice and sodium ions occupy all octahedral voids of the unit cell. दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम आयंस फॉर्म FCC lattice and fluoride ions occupy all the 8 tetrahedral voids of the unit cell. तीसरा ऑप्शन है oxide ions form FCC lattice and sodium ions occupy all the 8 tetrahedral voids of the unit cell. And the fourth one, sulfide ions form FCC lattice and zinc ions go into alternate tetrahedral voids of the unit cell. क्या आंसर होगा? हाँ जी, कोई तो बताओ। सर पहला वाला। फर्स्ट, ध्यान से पढ़ा चारों ऑप्शंस को? यस सर। सर फर्स्ट होना चाहिए इसमें,
फर्स्ट जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं सारे कवर हो रहे हैं और उसी फर्स्ट में वो कंडीशन था। फर्स्ट 6:6 का कोऑर्डिनेशन रखता है, लेकिन फोर्थ भी तो 4:4 का कोऑर्डिनेशन रखता है। दो ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अच्छा, ये सिंपली आपसे, आपको लग रहा है बड़ा सवाल, ये सवाल तो बहुत छोटा सा है। वो अगर इन ऑप्शंस की जगह लिख देता NaCl, ये लिख देता CaF2, तो आप पहचान जाते ना। अभी आपको कंफ्यूज कर दिया, Na2O, और चौथा लिख देता ZNS, तो आप तुरंत जवाब दे देते कि सर NaCl में भी ऐसा है और ZNS में भी ऐसा है। लेकिन उसने दो तरह से आपको ट्रैप किया सवाल बनाने वाले ने। एक तो आपको ट्रैप किया कि फर्स्ट ऑप्शन आसान दे दिया और डी ऑप्शन तक अधिकतर लोग नहीं पहुंचते। ऐसा बहुत बार बच्चों के साथ हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन तीसरी या चौथी, यानी सी या डी ऑप्शन करेक्ट है कहीं पर, और बच्चा नॉर्मली पहला ऑप्शन पढ़ के आंसर लगा के आ जाता है। दूसरा, उसने क्या किया कि चीज को, जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाई थी, उसी टेबल को खोल दिया और कुछ नहीं किया। और उस टेबल को जब आपके सामने खोल दिया, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो आपके अंदर एक कंफ्यूजन का फैक्टर आ गया। तो आप सिंपली, मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पर डिफिकल्टी ये नहीं होती कि आपको कुछ आता नहीं है। वहां डिफिकल्टी ये होती है कि आप सवाल को ठीक से समझ नहीं पाते, बस, और कुछ नहीं होता है। और उसी का ये एग्जाम्पल है। तो ये सिंपली दो ऑप्शंस इसके अंदर करेक्ट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, इसीलिए आपको दिया है कि एग्जाम्पलर के सवाल आपके कंपटीशंस में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है जी, यहां तक की चीजें समझ में आ गई है। यस सर। अब 5 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी पी लीजिए, फिर हम